ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में थी और यहाँ पर उसकी डॉक्टर वाली फ्रेंड उसे एडवाइस दे रही थी। साथ ही साथ यहाँ पर वो उसे वार्न भी कर रही थी कि अगर ये ट्रीटमेंट एक बार शुरू हो गया तो फिर यहाँ पर लिली 7 दिन बाद अपनी सारी याददाश्त खो बैठेगी। यहाँ पर लिली उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है तो फिर उसकी फ्रेंड उसे 100 बार इस चीज़ के बारे में सोचने के लिए बोल देती है क्योंकि 7 दिन बाद तो उसकी शादी होने वाली है जी से। लिली साफ साफ कह देती है कि क्या करूँ मैं इस शादी का। यहाँ पर जी वापस चाइना आया है तो फिर मिया को लेकर आया है और मुझे लगता है कि अगर मैंने ये शादी की तो फिर मैं लाइफ टाइम यहाँ पर डिवास्टेटेड रह जाऊँगी। उसकी फ्रेंड उसे पूछने लग जाती है कि तुम दोनों को एक साथ रहे हुए 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो फिर तुम्हें क्यों लगता है कि वो मिया के लिए तुम्हें छोड़ देगा। लिली यहाँ पर अपने एंगेजमेंट रिंग को निकाल देती है एंड यही सवाल अपने मन में बोल रही होती है कि यही सवाल मुझे यहाँ पर जी से पूछना है। फिर हमें यहाँ पर थोड़े से पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर लिली जी से बोल रही होती है कि क्या तुम सचमुच हमारी इस वेडिंग को कैंसिल करना चाहते हो। जी यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करने वाला था कि इतने में मिया उसे बोलने लग जाते कि माफ़ कर देना लिली एंड यहाँ पर वो अपने हैच को निकालते हुए कहती है कि तुम देख सकती हो कि मेरे बाल बिल्कुल नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पर कैंसर है और तो मरने से पहले मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं यहाँ पर अपनी ग्रैंड वेडिंग करूँ जहाँ पर मेरी बहुत ब्यूटीफुली एंट्री हो पाए और तुम एक लड़की हो तो फिर तुम मेरी बात को तो समझ ही पाओगी। जी कहता है कि हाँ मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि आखिर हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसकी शादी कर कर इसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ, उसके बाद हम एक साथ में रह सकते हैं। लिली उसे साफ साफ बोल देती है कि मैं क्या तुम इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ जो कि इसके साथ शादी करने के बाद यहाँ पर तुम वापस से मुझे शादी करने के लिए आओगे। और तुम्हें पता है ना हमारा मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर डाइवोर्स भी लेना होगा। यहाँ पर जी इसके पहले की कुछ बोले बेचारी लिली तो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि मिया के पास के सिर्फ एक ही इंसान है जो कि तुम हो, उसके पास और कोई मेल फ्रेंड्स नहीं है जो कि यहाँ पर अपनी कुर्बानी देने के लिए चले हो। जी उसे कहता है कि ऐसी बातें मत करो, ये तो बस एक नॉर्मल सी वेडिंग है, हमें इस चीज़ को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे भी मैं और मिया एक दूसरे को बहुत पहले से जानते और मिया मेरी बेस्ट फ्रेंड के जैसे, आखिर मैं उसकी इस फीलिंग को कैसे नज़रअंदाज कर सकता हूँ। यहाँ पर लिली उसे समझा रही होती है कि कोई भी वुमन अपने हस्बैंड को किसी और वुमन के साथ शादी करता नहीं देख सकती अनटिल एंड अनलेस वो अपने हस्बैंड को हेट ना करे। एंड यहाँ पर जी चिल्ला कर उस पर कह देता है तो एक काम करो ना, मुझे हेट करना शुरू कर दो तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। जी को बाद में यहाँ पर रियलाइज होता है कि उसने लिली पर कुछ ज़्यादा ही जोर से चिल्ला दिया तो वो उसे माफ़ी मांगने जाता है। बट यहाँ से लिली कहती कि ठीक है तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो लेकिन मुझे डाइवोर्स देने के बाद। एंड यहाँ से वो जाने लग जाती है जहाँ पर हम मिया के फेस पर एक अजीब सी स्माइल को देखते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ प्लानिंग कर रही हो। एंड वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते जहाँ पर लिली कहते कि यही मेरे लिए अच्छा मौका है, अगर मैं यहाँ पर जी को बुला दूंगी तो फिर ना मुझे मेंटल प्रेशर आएगा और ना ही मुझे कुछ फिजिकल प्रेशर आएगा और मैं यहाँ पर अपनी लाइफ को एक बार फिर से जी सकती हूँ बिना किसी दुख के। बाद में यहाँ पर डॉक्टर उसकी इस थेरेपी को शुरू कर देती है जहाँ पर लिली को हर एक वो मेमोरी स्टार्टिंग टू एंड याद आ रही थी जब यहाँ पर वो लोग एक साथ लिविंग में रहने के लिए आए थे एंड जब यहाँ पर जी ने उसे वेडिंग के लिए प्रपोज तक किया था और वो भी मोमेंट जहाँ पर उसने उससे वेडिंग को तोड़ने के लिए कहा था। एंड इसी के साथ यहाँ पर उसका ये प्रोसेस पूरा हो जाता है जहाँ पर वो डॉक्टर उसे बताने लग जाती है कि 7 दिन यहाँ पर तुम्हारी मेमोरी चली जाने वाली है, लेकिन अगर 7 दिनों के पहले तुम्हें कभी भी इस चीज़ को लेकर रिग्रेट हुआ तो फिर तुम वापस आ सकती हो। हम इस थेरेपी को इरिवर्सिबल बना देंगे तो फिर तुम यहाँ पर चीज़ों को नहीं भूलोगी, लेकिन ध्यान रखना वो चीज़ 7 दिन पहले होनी चाहिए। उसके बाद इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि तुम ऑलरेडी सब कुछ भूल चुकी रहोगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो हॉस्पिटल से घर आ जाती है जहाँ पर जी उसे देखकर टेंशन में आ जाता है और लिली कहती कि मैं तुम्हारी और मिया की शादी के लिए अप्रूव करती हूँ। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि मुझे पता ही था कि तुम कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और सेंसिबल लड़की हो, देखा इसलिए मैं तुमसे इतना लव करता हूँ। एंड बाद में यहाँ पर वो उसके हाथों में उस डॉक्यूमेंट्स को नोटिस करता है लेकिन यहाँ पर लिली उसे वो बताने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि इसके बारे में हम 7 दिन बाद बात करेंगे। और तो यहाँ पर जी बता कि अच्छा मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, तुमने शायद यहाँ पर मेरे लिए मेरे वेडिंग का गिफ्ट लाया होगा ना, इस वजह से कोई बात नहीं 7 दिन तो मैं रुक ही सकता हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे हक करने लग जाता है जहाँ पर लिली अपने मन में कह रही होती है कि ये तुम्हारे वेडिंग का गिफ्ट नहीं है बल्कि हमारे लव का डेथ नोटिस है जो कि ठीक 7 दिन बाद एक्सपोज होने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर लिली अपनी कुछ पैकिंग कर रही होती है और तो यहाँ पर वो कैलेंडर पर हर एक दिन को काउंट किए जा रही थी।
इतने में यहाँ पर जी आ जाता है मिया के साथ में, जहाँ पर वो उस कैलेंडर को नोटिस करता है। तो उसे लग रहा होता है कि यहाँ पर लिली मेरी वेडिंग को लेकर कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है। लगता है अभी भी यहाँ पर वो मुझसे उतना ही लव करती है। फिर वो लिली को बताने लग जाता है कि वेडिंग तक यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मिया हमारे साथ रहे तो बेटर होगा, क्योंकि अकेले रहने में उसे तकलीफ हो रही है। लिली कहती है कि जब पहले से सब कुछ डिसाइड कर लिया है तो फिर मुझे क्यों बता रहे हो। एंड यहाँ पर मिया उसे बेडरूम बताने के लिए बोल देती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मिया की नज़र एक बेडरूम पर जाती है जो कि मास्टर बेडरूम होता है। एंड यहाँ पर लिली और जी एक साथ रहा करते थे। तो फिर मिया कहती है कि क्या मैं इस बेडरूम में रह सकती हूँ। लिली यहाँ पर आकर उसे साफ साफ मना कर देती है। बाद में यहाँ पर मिया उदास वाला फेस बनाने लगती है, जहाँ पर जी मिया को टेंट लेने से मना करता है। कहती कोई बात नहीं, कुछ दिनों की तो बात है, तुम यहाँ पर रह सकती हो, तब तक यहाँ पर लिली गेस्ट रूम में रह लेगी। इस बात को सुनकर यहाँ पर मिया बहुत खुश हो जाती है, पर लिली बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। जी आकर यहाँ पर लिली को समझाने लग जाता है कि कुछ हफ्तों या महीनों की तो बात है, और ऐसे भी तुम यहाँ पर लाइफ टाइम रह सकती हो, ये नहीं, तो फिर प्लीज़ इस बातों को समझने की कोशिश करो। मिया कहते कि जाने पे तो अगर लिली नहीं चाहती तो हम इस चीज़ को जाने दे सकते। जी कहते हैं कि लिली को तुम इग्नोर करो, तुम यहाँ पर रह सकती हो। बाद में यहाँ पर मिया हर एक वो चीज़ को देखने लग जाती है एंड कहती कि मैं इसे अपना घर तो समझ सकती हो ना। एंड जी कहते हैं कि हाँ, ये घर जितना लिली का है उतना तुम्हारा भी है, तो फिर तुम इसे अपना ही घर समझो, जो चाहे वो तुम कर सकती हो। बाद में यहाँ पर मिया लिली से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि कल मैं और जी जा रहे हैं मेरी वेडिंग ड्रेस को देखने के लिए और चूज़ करने के लिए, लेकिन तुम्हें पता ही है कि लड़कों को यहाँ पर ड्रेसेस के बारे में कुछ पता नहीं होता, तो फिर क्या तुम चलकर मेरी हेल्प कर सकती हो। लिली यहाँ पर साफ साफ उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है। एंड यहाँ पर लिली का हार्ट अभी भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि जी यहाँ पर लिली से ज़्यादा उस मिया की फिक्र कर रहा है। बट यहाँ पर वो अपने आप को कंफर्ट करती है, ये कहते हुए कि 6 दिन बाद ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 6 दिन बाद यहाँ पर ना मेरा हार्ट एक होगा, ना फिर मुझे कुछ फीलिंग्स होगी और ना ही इमोशंस। मैं अपनी लाइफ को नॉर्मली जी पाऊँगी। इतने में यहाँ पर जी आ जाता है जो लिली से कहने लग जाता है कि प्लीज़ तुम यहाँ पर हर एक चीज़ को लेकर ना क्यों बोले जा रही हो, तुम मेरी प्रॉब्लम्स को और भी ज़्यादा डिफिकल्ट बना रही हो, तो ये सब ना करो तो बेटर होगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग वेडिंग ड्रेस देखने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर स्टाफ्स को भी पता होता है कि आखिर इन हस्बैंड वाइफ्स के बीच में क्या चल रहा है। दूसरे यहाँ पर मियाँ का ध्यान एक वेडिंग ड्रेस पर जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसने जानबूझकर उस ड्रेस को चूज़ किया हो। जैसे यहाँ पर लिली उस ड्रेस को देखती है, वो चिल्लाकर कह देती है कि नहीं, ये ड्रेस तुम नहीं पहन सकती हो। एंड यहाँ पर मिया ऐसे एक्ट करती है कि जैसे लिली की तेज़ आवाज़ से उसे हार्ट में पेन हो रहा हो। एंड जी यहाँ पर लिली से कहने लग जाता है कि तुम क्या यहाँ पर कोई मूवी की शूटिंग करने आई हो जो कि इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हो, थोड़ा धीरे बात करो, बेचारी मियाँ डर सी जाएगी। बाद में यहाँ पर जो स्टार्स होती है वो लिली का साइड लेने लग जाती है, ये कहते हुए कि ये रिएक्शन तो नॉर्मल है, असल में ये मैडम की वेडिंग ड्रेस है, तो फिर आखिर कोई वुमन अपनी वेडिंग ड्रेस किसी और वुमन को कैसी दे सकती है। तो उससे यहाँ पर मियाँ लिली से रिक्वेस्ट करने लग जाते कि प्लीज़ मैं तुमसे बेग कर रही हूँ, तो मेरी वेडिंग ड्रेस सबसे पहले मुझे पहने दो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जी कहता है कि तुम प्लीज़ क्यों बोल रही हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पर वो स्टाफ को वो ड्रेस को पैक करने के लिए बोल देता है। लिली यहाँ पर जी से कह रही होती है कि तुम ज़रा सोच समझ कर चीज़ें करो, तुम्हें पता भी है कि उस वेडिंग ड्रेस की इंपॉर्टेंस क्या है। जी बोलता है कि नॉर्मली कपड़ों का बना हुआ वेडिंग ड्रेस ही तो है, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है। यहाँ पर लिली उसे बताने लग जाती है कि कोई नॉर्मल वेडिंग ड्रेस नहीं है, ये वेडिंग ड्रेस मेरी मॉम का है, जिन्होंने अपने हाथों से हर एक चीज़ को खुद से बनाया हुआ है, और तुम चाहते हो कि इतना इंपॉर्टेंट और इतना एलिगेंट चीज़ मैं यहाँ पर किसी बाहर वाले इंसान को दे दूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जी यहाँ पर उसे चिल्लाते हुए बोलने लग जाता है कि तुम्हारी मॉम को मरे हुए इतना समय हो गया, तो तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी मॉम को इन सारी चीज़ों के बारे में पता होगा। लिली इस बात को सुनकर और भी ज़्यादा हैरान हो सकती है और कहने लग जाती है कि जी इस तरीके की भी बातें कर सकता है। और उसे वहाँ पर वो दिन याद आता है जहाँ पर उसकी मॉम का देहांत हुआ था। एंड तभी यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रो रही थी इसी वेडिंग ड्रेस को देखते हुए, क्योंकि वही आखिरी निशानी होती है उसकी मॉम की। एंड जी ने यहाँ पर उसे प्रॉमिस किया था कि वो इस ड्रेस को प्रोटेक्ट करके रहेगा किसी भी हालत में, जो कि आज वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। फिर वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर लिली उसे कह रही होती है कि मेरी मॉम ने मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, तो फिर तुम्हें चूज़ कर लो कि आखिर ये ड्रेस मैं पहनूंगी या फिर वो। अगर उसने इस ड्रेस को पहन लिया तो फिर मैं इस ड्रेस को कभी नहीं पहन पाऊंगी। एंड यहाँ पर जी जो होता है वो लिली की और उस ड्रेस को लेकर बढ़ने लग जाता है, बट यहाँ पर वो टेबल पर रखी सीजर को लेता है और उस ड्रेस को काटने लग जाता है एंड कहता है कि इस ड्रेस को यहाँ पर मियाँ के साइज़ का बना देना। और तब यहाँ पर लिली पूरी की पूरी बेचारी डिवास्ट हो जाती है, ये सोचते हुए कि आखिर वो उस ड्रेस के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो वही इंसान है जिसने उसे प्रॉमिस किया था
कि वो इस ड्रेस को प्रोटेक्ट करेगा, जो कि वो बिल्कुल नहीं कर रहा है। एंड यहाँ पर जी उसे प्रॉमिस कर रहा होता कि देखो मैं आगे जाकर तुम्हें और 10 ड्रेस दिलवा दूंगा और 100 ड्रेसेस तुम खरीद लेना, लेकिन प्लीज़ ये वाला मियाँ को पहने दो क्योंकि उसकी आखिरी इच्छा जो है। और इन बातों को सुनकर यहाँ पर लिली रोने की बजाय इस बार पागल जैसे हंसने लग जाती है। जी कंफ्यूज हो जाता है। लिली यहाँ पर मन में कह रही होती है कि बस अब 5 दिन और बचे हैं जहाँ पर मेरी मेमोरीज चली जाने वाली है और मैं इस टफर के पास वापस कभी नहीं आने वाली हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है जहाँ पर मियाँ और जी बैठकर अपने वेडिंग फोटोज़ का लोकेशन सेलेक्ट कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर मियाँ जो है लिली को बुलाने लग जाती है, बट लिली यहाँ पर उसकी बातों पर इग्नोर करने लग जाती है। माँ में यहाँ पर मियाँ जी से कहने लग जाती है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही बोरिंग है, मुझे यहाँ पर बीच पर जाना है और बहुत अच्छे से फ़ोटोज़ निकालने हैं। इस बात को सुनते ही यहाँ पर लिली को वो दिन याद आ जाता है जहाँ वो लिली हॉस्पिटल में थी, वो भी सिर्फ यहाँ पर जी की वजह से। तो फिर जी यहाँ पर उसे सॉरी बोलता है, ये कहते हैं कि अभी हम बहुत ज़्यादा ही पुअर है तो हम इन सारी चीज़ों को एफर्ट नहीं कर पाते, लेकिन फ्यूचर में जैसे मेरे पास पैसे आएंगे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक ग्रैंड वेडिंग दूंगा। और यहाँ पर लिली से वो उसकी ग्रैंड वेडिंग के बारे में पूछने तक लग जाता है, जहाँ पर लिली ने भी उसे सेम यही चीज़ बोली होती है कि वेडिंग के पहले यहाँ पर वो बीच पर जाकर अपनी उस वेडिंग ड्रेस को पहनकर भी ढेर सारे फोटोज़ निकालना चाहती है, वेडिंग फोटोशूट करना चाहती है। और यहाँ पर जी ने उसे प्रॉमिस भी किया था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही उनके वेडिंग को 1 मंथ बचा था, जब यहाँ पर वो उसे रेडी कर रही थी तब वो उसे इस फोटोज़ के बारे में याद दिलाने लग जाती है, बट यहाँ पर जी उसे इग्नोर कर देता है, ये कहते हुए कि ये सारी चीज़ें वेस्ट ऑफ टाइम है और तो और इससे ढेर सारे पैसे खर्च भी हो जाते हैं। एंड वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर लिली अब सोचने पड़ जाते हैं कि उसे अब इन सारी चीज़ों का रिग्रेट नहीं करना होगा और उसे एक न एक दिन तो छोड़ना ही है। फिर बाद में यहाँ पर जी होता है जो मियाँ से कहते हैं कि हम आज जाकर अपना फोटोशूट करवा कर आ जाएंगे। मियाँ कहते हैं कि हम लिली को भी साथ लेकर चल सकते, बट यहाँ पर जी मना कर देता है, ये कहते हुए कि लिली वहाँ पर क्या करेगी और ऐसे भी उसे बीचेस पसंद नहीं है। मियाँ कहते कि अरे मैं तो बस यहाँ पर लिली को रीअश्योर करना चाहती हूँ कि हमारे पीछे कुछ नहीं है। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग उस फोटोशूट के लिए निकलने वाले थे जहाँ पर लिली सोचे पड़ जाती है कि मैंने जी के लिए यहाँ पर उस बेबी को अबॉर्ट कर दिया था क्योंकि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था जहाँ पर हम बेबी को सपोर्ट कर पाए, और ये यहाँ पर इन सारी चीज़ों का नतीजा रिजल्ट मुझे इस तरीके से दे रहा है। फिर हम यहाँ पर बीच में पहुँच जाते हैं जहाँ पर जी और मियाँ अपने वेडिंग का फोटोशूट करवा रहे होते हैं। फिर इसके बाद में कुछ फोटोज निकालने के बाद यहाँ पर फोटोग्राफर उन्हें किसिंग सीन वाला फोटो निकालने के लिए कहता है, जहाँ पर लिली नर्वस हो जाती है और तब यहाँ पर मियाँ किस करने के लिए जी को बोलने लग जाती है, लेकिन जी यहाँ पर नर्वस हो रहा था। मियाँ कहते कि तुम इतने नर्वस क्यों हो जाओ, तुम ऐसा एक्ट करो कि जैसे हमने पहले किस किया ही ना हो। तुम्हें याद है जब हम स्कूल टाइम में एक साथ हुआ करते थे, तब स्कूल टाइम में और कॉलेज टाइम में भी तुम यहाँ पर मेरे घर आया करते थे जहाँ पर हम चुपके से विंडो के नीचे किस किया करते थे, तुम्हें वो दिन तो याद ही होंगे। एंड बाद में यहाँ पर मियाँ लिली से कहती है, माफ़ कर देना मैं भूल ही गई थी कि तुम यहाँ पर थी, अगर तुम मुझे पता होता कि तुम यहाँ पर हो तो मैं ये सारी बातें करती नहीं। वो क्या है ना, मैं तुम्हें हर्ट करना जो नहीं चाहती हूँ। जी यहाँ पर बोलने लग जाता है कि इसमें सॉरी बोलने वाली बात कौन सी है, ऑलमोस्ट सारी की सारी क्लास को हमारे बारे में पता था। इसका मतलब यह है कि मियाँ उसके सिर्फ बेस्ट फ्रेंड ही नहीं उसकी एक्स भी हुआ करती थी। एंड ऐसे लड़के सबसे बड़े रेड फ्लैग माने जाते हैं जो कि अभी भी रिलेशनशिप में होने के बाद अपने एक्स के साथ में कॉन्टैक्ट में रहते हैं। मियाँ यहाँ पर लिली से बोलने लग जाती है कि प्लीज़ हम यहाँ पर किस करने की एक्टिंग करेंगे और कुछ भी नहीं, होपफुली से तुम्हें एतराज़ नहीं होगा। बाद में यहाँ पर फोटोग्राफर उनका फ़ोटो निकालने लग जाता है जहाँ पर जी कहते हैं कि हाँ हम रियल में थोड़ी ना किस कर रहे हैं, मैं तो बस इसके फेस से क्लोज आने वाला हूँ। बट यहाँ पर लिली उतने में ही मुँह मोड़कर वहाँ से जाने लग जाती है जहाँ पर मियाँ जानबूझकर जी को किस कर देती है। एंड जी जब यहाँ पर लिली को देखने लगता है तब लिली वहाँ पर होती नहीं है, तो वो उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। ये चीज़ देखकर यहाँ पर मियाँ को और गुस्सा आ जाता है एंड वो गुस्से में उस फोटोशूट को वहीं पर खत्म कर फ्लावर्स को तक नीचे फेंक देती है। बाद में यहाँ पर जी लिली को रोकने लग जाता है, कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो मुझसे, लेकिन तुम मेरी बात को भी तो समझने की कोशिश करो। वो लड़की यहाँ पर कुछ हफ्तों या महीनों में इस दुनिया में नहीं रहने वाली है, तो मैं बस वहाँ पर उसकी आखिरी ख्वाहिशों को फुलफिल करना चाहता हूँ। लिली कहते कि ये सब छोड़ो, तुम्हें याद है ये वेडिंग सीन और तुम्हें याद है ये बीच वाला एरिया जहाँ पर तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम हमारे वेडिंग का फोटोशूट यहीं पर करवाएंगे। एंड ये सारी बात कहते हुए लिली यहाँ पर जी को एक मौका दे रही होती है कि अभी भी टाइम है जहाँ पर जी लिली को चूज़ कर सकता है। बट यहाँ पर उस बेवकूफ़ जी को ये बात याद तक नहीं होती है। वो कहता है कि वेडिंग फोटोशूट वो भी बीच साइड पे, ऐसा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। लिली बाद में यहाँ पर उसे उस दिन के बारे में याद दिलाने लग जाती है। जी कहता है कि अच्छा तो फिर तुम इस चीज़ की वजह से गुस्सा हो, यार हमारे पास पूरा का पूरा लाइफ टाइम पड़ा हुआ है जहाँ पर हम इस फोटोशूट को कभी भी कर सकते, तो फिर तुम तो नाराज़ नहीं रहोगी। लिली यहाँ पर मैं कह रही होती कि हाँ
तुम्हारे अकॉर्डिंग हमारे पास पूरी लाइफ टाइम पर ही है, लेकिन मुझे पता है कि हमारे पास अब बस 4 दिन बचे हुए हैं और इन 4 दिनों में तुम्हें मौका देना मेरा बेवकूफ़ी वाला काम होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं अपने वेडिंग लोकेशन को बुक करने के लिए, जहाँ पर वो स्टाफ उन्हें बताने लग जाती है कि हमारे यहाँ पर सारे के सारे जो ऑडिटोरियम है वो ऑलरेडी बुक हो चुकी है और हमारा ये जो है बुक फॉर्म बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो फिर आपको 1 साल पहले यहाँ पर बुकिंग करनी होती है। एंड जो आखिरी वाला बुकिंग स्लॉट था वो यहाँ पर मैडम लिली ने ऑलरेडी बुक कर लिया था अपने लिए, तो फिर यहाँ पर अब एक भी स्लॉट नहीं बचे। यहाँ पर मिया उदास होने का नाटक करती है, कहती कि अब मैं क्या करूँगी, मेरी एक आखिरी इच्छा थी कि यहीं पर मैं अपनी ग्रैंड वेडिंग करूँ, लेकिन लगता है ये इच्छा मेरी पूरी नहीं हो पाएगी और अगर ऐसा हुआ तो मैं पीसफुली मर तक नहीं पाऊँगी। बाद में यहाँ पर सी जो है लिली को रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि क्या तुम ये आखिरी शर्त यहाँ पर मिया के नाम पर कर दोगी। लिली कहते कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, 1 साल से मैं यहाँ पर इस बैंक्वेट हॉल के पीछे भाग दौड़ करती आई हूँ ताकि हम यहाँ पर हमारी लग्जरियस वेडिंग को ऑर्गेनाइज कर सके। सारा का सारा डेकोरेशन मैंने अपने हाथों से करवाया है, अपने मर्जी से सारी चीज़ों को चूज़ करवाया एंड तुम चाहते हो कि मैं मेरी सारी मेहनत का सारा रिजल्ट यहाँ पर मिया को एंजॉय करने दूँ। बाद में यहाँ पर मिया से सब बोलने लग जाती है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ऐसे ही ठीक हूँ। एंड यहाँ पर वो खांसने लगती है जहाँ पर उसके मुंह से ब्लड तक निकल आता है, तो फिर रिसेप्शनिस्ट यहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहती है, बट यहाँ पर मिया मना बोल देती है, कहते कि एम्बुलेंस को बुलाकर कुछ फ़ायदा नहीं है, ये अक्सर हुआ करता है और ये चीज़ अब मेरे लिए नॉर्मल बन चुकी है। हॉस्पिटल जाऊँगी तो बस पैसे खर्च होंगे और ऐसे भी मेरा दिन तो बहुत करीब आता जा रहा है ना। जी यहाँ पर मिया को टेंशन लेने से मना करता है, कहता है कि मैं सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा। एंड यहाँ पर वो लिली से बोलने लग जाता है कि तुम यहाँ पर 1 और साल वेट कर सकती हो इस रिजर्वेशन को करने के लिए, लेकिन मिया के पास टाइम नहीं है, आखिर मैं ये बात तुम्हें कब तक समझाता रहूँगा। लिली मन में यहाँ पर कह रही होती कि ठीक है, ऐसे भी 3 दिन बाद मुझे कुछ याद कहाँ ही रहने वाला है। एंड वो बोलते कि ठीक है, मैं इस चीज़ को यहाँ पर तुम्हें लैंड करने के रेडी हूँ। एंड वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर मियाँ बोलने बनने का नाटक करती है एंड जी से बोलती है कि कहीं यहाँ पर लिली हमसे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा तो नहीं हो गई, और अगर उसने तुमसे बात नहीं की तो। जी बोलता है कि तुम लिली की चिंता मत करो, वो मुझसे गुस्सा हो ही नहीं सकती है, हम यहाँ पर एक दूसरे को 7 साल से भी ज़्यादा टाइम से जानते आ रहे हैं और वो मुझे लव करती है, तो उसका मुझसे गुस्सा होना पॉसिबल ही नहीं है, और हुई भी तो मैं मना लूँगा, तुम मुझसे इग्नोर करो, हम यहाँ पर हमारी वेडिंग पर फोकस करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर वो वेडिंग सीन आ ही जाता है, जहाँ पर लिली को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा होता कि उसे अपनी आंखों से ये दिन भी देखने पड़ेंगे जहाँ पर उसका खुद का हस्बैंड किसी और लड़के से शादी कर रहा है, वो भी उसकी आंखों के सामने। बाद में यहाँ पर मियाँ अपने नाटक करना शुरू कर देती है, कहती कि देखो ना, यहाँ पर कोई भी गेस्ट है ही नहीं, बिना गेस्ट के यहाँ पर वेडिंग कितनी अधूरी लगने लग जाती है, क्यों ना हम यहाँ पर हमारे स्कूल और कॉलेज टाइम के म्यूचुअल फ्रेंड्स को बुला ले तो ये वेडिंग और भी ज़्यादा ग्रैंड हो जाएगी। लिली को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि आखिर यहाँ पर इतना सारा नाटक करने की क्या ही ज़रूरत है, नॉर्मली तो वेडिंग हो सकती है। मियाँ यहाँ पर बाद में लिली से माफ़ी मांगने लग जाती है और यहाँ पर जे लिली से कहता है कि तुम थोड़ा धीरे बात करो, हर बात पे तुम्हारा चिल्लाना ज़रूरी है क्या। मियाँ यहाँ पर हर एक चीज़ को लेकर घबरा जाती है, लगता है ये बात तुम्हें पता नहीं है। लिली कहती कि मियाँ 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 बहुत हो गया है मियाँ की बातें, तुम्हें यहाँ पर समझ भी आ रहा है कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। तुम क्या सचमुच यहाँ पर उसकी हर एक डिमांड को पूरी करने वाले हो, यहाँ तक कि इस डिमांड को भी, जहाँ पर तुम अपने फ्रेंड्स को बुलाकर मेरा मजाक बनवाना चाहते हो क्या। ये लड़की जो कि यहाँ पर मेरी ड्रेस पहनी हुई है और ये लोकेशन जो कि मैंने सिलेक्ट किया, मैंने डिज़ाइन किया, सब कुछ यहाँ पर मेरा होने के बावजूद भी शादी यहाँ पर वो तुम्हारे साथ कर रही है। सभी से सभी लोग यहाँ पर मेरा मजाक बनाकर रख देंगे कि मैं यहाँ पर एक साइड कास्ट बन चुकी हूँ। जी यहाँ पर बोलने लग जाता है कि तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन क्या करे, मियाँ की यहाँ पर सरे कुछ दिनों में होने वाली है, जिसके बाद उसके रहने के चांसेस और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास तो जीने के लिए बहुत चांसेस है। लिली यहाँ पर गुस्सा हो जाती है, कहते कि तुम्हें लगता है कि हमारे पास बहुत दिन बचे हुए, हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए। जी इस बात को सुनकर कुछ समझ नहीं पाता एंड यहाँ पर लिली उसे उस बात को लेकर एक्सप्लेन करती भी नहीं है और बातों को घुमाने लग जाती है, ये कहते हुए कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। और फिर बाद में यहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा खुश तो मियाँ थी, ये कहते हुए कि मछली यहाँ पर जाल में फंस चुकी है, अब मैं यहाँ पर अपने प्लान को आगे बढ़ा सकती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर रात का टाइम होता है, जहाँ पर जी को मियाँ ने टेक्स्ट किया हुआ था उसके रूम में आने के लिए एंड जैसे यहाँ पर जी मियाँ को ऐसे देखता है वो अपनी नज़र घुमा लेता है, कहते कि तुम्हारे बालों को क्या हो गया। मियाँ कहते कि एक्चुअल में मैंने ये नकली बालों का लगाया हुआ है, एटलीस्ट मुझे भी तो यहाँ पर फीलिंग हो कि रियल वुमन वाली फीलिंग कैसे आती है, एंड मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि तुम मेरी आखिरी इच्छा को भी पूरी करो।
बट यहाँ पर जी आकर उसके जैकेट को उसे वापस बना देता है एंड यहाँ पर वो उसे हक करने लग जाती है, जहाँ पर जी उसे अपने आप से दूर करता है एंड कहता है कि ये चीज़ हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। और तो और तुम देख रही हो कितनी ज़्यादा बिजली कड़क रही है। लिली को यहाँ पर बिजलियों से बहुत डर लगता है, तो फिर मुझे उसके पास जाना होगा। एंड जैसे यहाँ से वो जाने लगता है मिया का नाटक बढ़ने लग जाता है। वो कहते हैं कि मेरा फुल बॉडी बहुत ज़्यादा ही पेन कर रहा है, मैं कितनी ज़्यादा पेन में हूँ तुम्हें पता भी है। बाद में यहाँ पर जी बोलता है कि ठीक है तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। यहाँ पर मिया उसे रोकने लग जाती है, कहते कि मुझे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, अगर मेडिसिन मेरे काम आते तो मैं कब की ठीक हो जाती। मुझे यहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत है कि प्लीज़ तुम यहाँ पर मेरे साथ यहीं पर रुक जाओ। जी यहाँ पर सोच पड़ जाता है कि यहाँ पर मिया के पास जीने के लिए टाइम बचा नहीं है और अभी इतनी ज़्यादा रात हो चुकी है, लिली तो अभी तक सो गई होगी, तो फिर उसके पास जाकर क्या ही फ़ायदा होगा। एंड यहाँ पर हम लिली को देखते हैं जो कि अपने कानों को जोर से बंद कर रो रही होती है, ये कहते हुए कि यहाँ पर उसे इस थंडर स्टॉर्म से बहुत ज़्यादा ही डर लगता है उसकी पास्ट लाइफ की ट्रॉमास को लेकर। एंड यहाँ पर हमें वो लाइव सीन बताया भी जाता है जहाँ पर लिली के डैड उसके और उसकी मॉम को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं और उस टाइम ये बिजली कड़कने का टाइम होता है। एंड लिली तभी यहाँ पर बस 5 साल की छोटी सी बच्ची थी, तो फिर उसके दिमाग में ये जहन में बस चुका था कि ये दिन उसके लिए हमेशा बुरा ही होता है। फिर इसके बाद में वो कैसे कैसे तो कर हिम्मत करती है एंड वहाँ से उठकर जाने लगती है जी को ढूंढते हुए। वो जी को पूरे घर में ढूंढने लग जाती है, बट यहाँ पर जी उसे कहीं नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो मास्टर बेडरूम की ओर जाती है, वो जीक और मिया को यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हुए देख लेती है। साथ साथ मिया यहाँ पर लिली को भी देख लेती है, लेकिन यहाँ पर वो रुकती नहीं है और तो यहाँ पर लिली वहाँ से चली जाने लगती है, जहाँ पर जी भी मिया को अपने आप से दूर कर लेता है। कहता है कि नहीं हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। बट यहाँ पर मिया से वापस से रोक लेती है, कहते हैं कि ठीक है हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज़ तुम यहाँ पर मेरे साथ रात तो रह सकते हो ना, क्योंकि आखिरकार मेरे पास जीने के लिए कितने दिन बचे हुए हैं। यहाँ पर जी लिली के बारे में एक पल भी नहीं सोचता एंड यहाँ पर मिया के साथ में रहने लग जाता है। मिया यहाँ पर अपने आप पर कुछ ज़्यादा ही प्राउड फील कर रही होती है कि जी के लाइफ में यहाँ पर लिली का तो कुछ वर्थ है ही नहीं। यहाँ पर वो मुझे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है न कि लिली को। दूसरों यहाँ पर लिली लिविंग एरिया में रोते रोते नीचे की ओर गिर जाती है, जहाँ पर वो जी को मन में थाम के बोल रही होती है कि यहाँ पर 7 साल की रिलेशनशिप और इस 7 साल के दिनों में ऐसा एक भी दिन नहीं गया जहाँ पर लिली को अपनी इस मेमोरी लूज़ करने का कोई रिग्रेट हो। एंड यहाँ पर वो सक्सेसफुली अब अपनी मेमोरी लूज़ करने वाली है एंड वो होपफुली यही होप कर रही होती है कि मेमोरी एक बार मैं खो दूँ उसके बाद मैं यहाँ पर जी से वापस प्यार में न पड़ जाऊँ, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसके बाद यहाँ पर लिली हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर के साथ होती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे एक और बार सोचने के लिए बोलती है, क्योंकि उसके पास बस कुछ घंटे और बचे हुए थे। इतने में यहाँ पर साइड से कुछ लोग जा रहे होते जिन्हें यहाँ पर लिली की सिचुएशन के बारे में पता होता है एंड वो लोग यहाँ पर बोलने लग जाते कि तुम देख रही हो उस लड़की को, अगर उस लड़की के बदले यहाँ पर मेरे साथ ये सब हुआ होता तो मैं कब की मर चुकी होती। आखिर से शेमफुल लड़कियाँ जिंदा भी कैसे रह सकती है। डॉक्टर यहाँ पर लिली को उनकी बातों को इग्नोर करने के लिए कहती है एंड बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ कि तुम यहाँ पर वो चीज़ को रिग्रेट करने वाली बिल्कुल भी नहीं हो एंड यहाँ पर तुम्हें इस न्यू लाइफ के लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। बाद में यहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं मिया को एंड यहाँ पर वो अपनी वी को निकाल रही होती है एंड हमें पता चलता है कि उसके बाल अभी भी इन रियलिटी में है। वो इतने दिनों से यहाँ पर हेयर पैच पहनती हुई आ रही थी ताकि यहाँ पर किसी को शक ना जाए कि उसके बाल सचमुच है। और तो यहाँ पर लिली जो है उसे बात करते हुए सुन तक लेती है। मिया यहाँ पर अपनी फ्रेंड को बता रही होती है कि न जाना और कितने दिनों तक मुझे इस चीज़ को लेकर प्रिटेंड करना होगा, और ऐसे भी जी भी अभी मुझे यहाँ पर उसी तरह लव करता है जैसे वो मुझसे पहले किया करता था। तुम्हें उसकी वाइफ की शक्ल देखनी चाहिए, वो तो मुझ पर कितनी ज़्यादा गुस्सा हो रही है। यहाँ पर लिली उसकी बातों को सुनते हुए सीधा उसके रूम के अंदर ही चली जाती है, लेकिन यहाँ पर मिया उसे देखकर गुस्सा नहीं होती है, वो तो बस आराम से अपनी कैप को पहन रही थी। लिली कहती कि तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पर जी को जाकर सब कुछ बता दूंगी। मैं कहती कि जाओ जाकर उसे बता दो, आखिर तुम्हें भी तो पता चले कि वो किस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता है, और मुझे भी पता है कि वो यहाँ पर तुम्हें नहीं बल्कि मुझे चूज़ करेगा। इतने में यहाँ पर जी आने वाला था, जहाँ पर मियाँ जानबूझ के अपने आप को हाथों पर पिंच करती है बड़े ज़ोर से और खुद ही को थप्पड़ मारकर खुद ही नीचे गिर जाती है। जहाँ पर जैसी जी उसे उठाने के लिए आता है वो उसे कहती है प्लीज़ लिली पर यहाँ पर गुस्सा मत करना, वो बस मुझसे नाराज़ है इन सारी चीज़ों को लेकर, तो उसने बस मुझे थप्पड़ मारा और पिंच किया और ये सारी चीज़ों को मैं सहन करने के लिए रेडी हूँ। मैं यहाँ पर लिली की फीलिंग को समझ पा रही हूँ। यहाँ पर लिली अपने आप को डिफेंड करने लगती है, क्या देखिए नहीं तुम्हें इसकी बात को नहीं सुनना होगा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसने बल्कि अपने हाथों से खुद के साथ ये सब कुछ किया हुआ है। जी यहाँ पर बोलने लग जाता है कि तुम ऐसी पर्सन निकलोगी मुझे कभी पता नहीं था,
लिली उससे बोलने लग जाती है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो, उस इंसान पर जिसके साथ तुमने अपनी 7 साल को बिताया हुआ है, और तुम यहाँ पर अपनी एक्स पर भरोसा कर रहे हो। फिर बाद में यहाँ पर लिली जी से बोलने लग जाती है कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ, तुम यहाँ पर मुझ पर भरोसा करते हो या फिर उस पर। जहाँ पर जी कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था और यहाँ पर मियाँ बेहोश होने का नाटक कर दिए तो जी उसे लेकर तुरंत ही वहाँ से भागने लग जाता है। जहाँ पर वो टक्कर लिली को लग जाती है, बेचारे के हाथों में चोट तक लग जाता है। लिली को ये चीज़ रियलाइज हो जाती है कि यही थेरेपी उसके लिए बेस्ट है, जहाँ पर वो जी को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगी, तो फिर यहाँ पर उसके दिल में कभी कोई पेन आएगा ही नहीं। फिर बाद में यहाँ पर फाइनली 7 दिन कंप्लीट होने के लिए कुछ घंटे बचे होते हैं और यहाँ पर वो वेडिंग सीन आ ही जाता है, जहाँ पर वो लोगों की एंट्री हो जाती है। और तो यहाँ पर होस्ट बताते हैं कि ब्राइड ने यहाँ पर ग्रूम के एक सरप्राइज को प्रिपेयर किया हुआ होता है, जहाँ पर स्क्रीन पर उसका सरप्राइज दिखाया जा रहा था। और यहाँ पर मियाँ के और जी के ढेर सारे कपल्स वाले फोटो थे। इस चीज़ को देखकर यहाँ पर सभी लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि ये तो बस एक फेक वेडिंग है, तो फिर ऐसा क्यों लगा कि जैसे ये कोई रियल वेडिंग हो। दूसरा यहाँ पर ये जान लेता है कि इस चीज़ की वजह से यहाँ पर लिली को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो जैसी वेडिंग कंप्लीट होगा मैं उसे सारी बातें एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर बाद में यहाँ पर होस्ट उन एक दूसरे को रिंग बनाने के लिए बोलने लग जाते हैं, जहाँ पर वो लोग अपनी वेडिंग रिंग्स को एक्सचेंज करते हैं और इसी के साथ ही वेडिंग कंप्लीट हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग जाने लगते हैं। बट यहाँ पर जी उन सभी को रोकता है एंड कहता है कि फेक वेडिंग यहीं पर खत्म होती है, अब मैं आप सभी को यहाँ पर एक रियल वेडिंग बताना चाहता हूँ और ये सरप्राइज मैंने बहुत पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर लिली रुक नहीं पाती है क्योंकि उसके ब्रेन में अचानक से माल फंक्शन शुरू हो जाता है, यानी कि उसके ब्रेन में अजीब अजीब से पेन शुरू हो जाते हैं एंड उसे समझ आ जाता है कि उसकी मेमोरी अब जाने ही वाली है। एंड फिर इसके बाद में वो सारे के सारे सीन्स जो कि हमने स्टार्टिंग टू एंड देखे होते वो सब कुछ यहाँ पर उसकी मेमोरी में रिवर्स हो जाता है एंड बाद में यहाँ पर उसकी मेमोरी एक बार फिर से चली जाती है, जहाँ पर लिली सोचने पड़ जाती है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ और ये वेडिंग किसकी है। लिली सोच रही होती है कि वेडिंग तक तो ठीक है, लेकिन मैं इस ब्राइड ग्रूम को भी क्यों नहीं जानती हूँ। दोस्तों यहाँ पर जी अपने सरप्राइज को आगे बढ़ा रहा होता है, जहाँ पर वो फ्लावर लेकर लिली के पास आ रहा था, ये कहते हुए कि लिली ही मेरी लव ऑफ द लाइफ है, जिसके साथ मैं अपनी लाइफ को फॉरएवर के लिए स्पेंड करना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर आकर वो नील डाउन करते हुए उसे आज के लिए शादी करने के लिए प्रपोज करने लग जाता है। लिली यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है कि तुम कौन हो। सभी के सभी आए हुए गेस्ट यहाँ पर घबरा जाते और कंफ्यूज हो जाते कि कहीं इस लड़की की मेमोरी तो नहीं चली गई। जी बोलने लग जाता कि मानता तो मुझसे गुस्सा, लेकिन प्लीज ऐसा मजाक तो मत करो, अब सारी चीजें खत्म हो चुकी है। इतने में यहाँ पर मियाँ भी आ जाती है, कहते कि हाँ अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, तो फिर यहाँ पर तुम जी की बेइज्जती क्यों कर रही हो। लिली कहते कि मैं यहाँ पर कोई बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि आखिर तुम लोग हो कौन। जी यहाँ पर उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ, लेकिन प्लीज अब इस मजाक को बंद कर दो ना, ये मजाक हम पर कुछ ज्यादा सीरियस लग रहा है। लेकिन इतने में यहाँ पर वो डॉक्टर आ जाती है, ये कहते हुए कि लिली कोई मजाक नहीं कर रही है और ना ही वो कुछ प्रिटेंड कर रही है। लेकिन यहाँ पर लिली जो है वो अपनी डॉक्टर फ्रेंड को जानती थी एंड कहती कि अच्छा तो यहाँ पर आ गई, मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती हूँ और न जाने मैं यहाँ पर क्यों ही हूँ। जी यहाँ पर उस डॉक्टर फ्रेंड को बोलने लग जाता है कि तुम क्या अभी यहाँ पर मजाक बनाने के लिए आई हो, मजाक को आगे और बढ़ाने के लिए भी आई हो। ये कहते हुए कि लिली को अमनेसिया है, पर यहाँ पर डॉक्टर उसे टेस्ट रिपोर्ट्स देने लग जाती है। जी यहाँ पर उन रिपोर्ट्स को देखकर सोच पड़ जाता है कि तो वही लिफाफा है जो कि यहाँ पर लिली ने एज ए गिफ्ट मेरे लिए लाया हुआ था। तो फिर यहाँ पर वो उसे खोलने लग जाता है, बट इतने में यहाँ पर मियाँ खांसने का नाटक करती है, ऐसा बिहेव करते कि जैसे उसकी हेल्थ और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो फिर वो उस लड़के को छोड़कर मियाँ को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है एंड लिली से कहते कि माफ़ कर देना, मैं वापस आकर तुमसे बात कर लूँगा। यहाँ पर मियाँ को ठीक नहीं लगा तो फिर मुझे उसे लेकर जाना ही होगा एंड वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर वो डॉक्टर तो बड़ी गुस्से में आ जाती है, कहती कि तुमने जो कुछ भी किया ठीक किया, अब तुम्हें यहाँ पर इस कम्बा को याद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, चलो यहाँ पर मैं तुम्हें कोई अच्छी जगह पर ले चली जाती हूँ। एंड बाद में यहाँ से वो लोग चले जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में होते, जहाँ पर जी अभी भी उसी टाइम को याद कर रहा था और तो वो यही समझ रहा था कि लिली यहाँ पर प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही है ताकि वो मुझे डरा पाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। फिर बाद में यहाँ पर वो मियाँ से कहता है कि तुम यहाँ पर आराम करो, मुझे लिली के पास जाना होगा। लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है मियाँ उसे बैक हक करते हुए रोकने लग जाती है, कहते कि प्लीज़ तुम उसके पास मत जाओ, यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ और टाइम स्पेंड कर मैं समझ चुकी हूँ कि यहाँ पर मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बहुत रियल है और तो यहाँ पर मैं अपने आगे का टाइम भी तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। जी यहाँ पर उसे बोलने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं बस यहाँ पर एज ए गुड फ्रेंड तुम्हारी आखिरी विशेस को पूरी करना चाहता था, ना कि यहाँ पर लाइफ टाइम तुम्हारे साथ फॉरएवर रहना चाहता था। मैं यहाँ पर मेरी वाइफ लिली के साथ फॉरएवर के लिए रहना चाहता हूँ, उसका हस्बैंड बनकर, ना कि तुम्हारे साथ। एंड यहाँ से वो चला जाता है और यहाँ पर तो मियाँ और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, इतना कि वो
क्लास को फेंक देती है, ये कहते हुए कि इतना सब करने के बाद भी वो यहाँ पर लिली को चूज कर रहा है। और उसे समझ आ जाता है कि अब उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ताकि वो उसके पास वापस आ जाए और वो लिली को ना चूज करे। एंड भागते हुए यहाँ पर वो घर पर चला जाता है, जहाँ पर वो जैसे ही लिली को बुलाता है लिली वहाँ पर आती ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर वो उसके मास्टर बेडरूम में चला जाता है, तब लिली वहाँ पर भी नहीं थी। जैसे यहाँ पर वो उसके वार्डरोब को देखता है वो पूरा का पूरा खाली था, तो वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो वॉशरूम में जाकर चेक करता है तो वहाँ पर ना कोई कॉस्मेटिक्स होती है ना ही उसका टूथब्रश होता है। फिर जाकर वो उस फोटो फ्रेम को देखने लग जाता है, जहाँ पर उन दोनों की सबसे फेवरेट वाली फ़ोटो भी वहाँ पर नहीं होती है। एंड यहाँ पर समझ आ जाता है कि लिली उससे सचमुच बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है। फिर इसके बाद में जैसे वो उठने लगता है यहाँ पर उसकी टकरार एक बॉक्स से हो जाती है और इस बॉक्स में से कुछ सॉफ्टवेयर और एक डायरी बाहर निकलती है और उस डायरी का टैग होता है डाइवोर्स एग्रीमेंट। एंड बाद में यहाँ पर वो उस डायरी को पढ़ने लग जाता है एंड इस डायरी में उस दिन की बात को लिखा हुआ होता है जहाँ पर लिली ने अपनी मॉम के हाथों से बनाया हुआ वेडिंग ड्रेस सबसे पहली बार पहना होता है और वो उसे पहनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो फिर उसने उस डायरी में अपने सारे इमोशंस लिख के रखे हुए थे कि वो ड्रेस पहली बार पहनने के बाद यहाँ पर मैं अपनी लाइफ को आगे इमेजिन कर भी नहीं सकती हूँ कि आखिर मैं अपनी लव ऑफ द लाइफ से शादी करने वाली हूँ। एंड यहाँ पर जी जैसे मुझे देखेगा वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और मेरी पूरी की पूरी लाइफ में बस यही मेरे पास है जो कि मेरा रिलेटिव है। मेरी मॉम भी मेरे साथ हुआ करती थी, बट मॉम के जाने के बाद सिर्फ जी ही मेरे साथ है जो मुझे सपोर्ट करता है और मुझ पर ट्रस्ट करता है और मुझसे लॉयल भी है और तब वो इस वेडिंग ड्रेस को भी प्रोटेक्ट करके रखेगा, ऐसा उसने मुझे प्रॉमिस किया। और इस बात को पढ़ते यहाँ पर जी को वो टाइम याद आने लग जाता है जहाँ पर उसने अपने हाथों से सीजर का यूज़ करते हुए इस वेडिंग ड्रेस को काटना शुरू कर दिया था। और तो वहाँ पर लिली बहुत ज़्यादा रोई हुई थी एंड यहाँ पर उसे वो चीज़ करते हुए अब जाकर रिग्रेट हो रहा होता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, आखिर उसने लिली को इतना ज़्यादा हर्ट क्यों हुई किया है। फिर बाद में यहाँ पर वो नेक्स्ट पेज पढ़ने लग जाता है जहाँ पर लिली प्रिपरेशन कर रही होती है उनके बीच वाले फोटोशूट के लिए, यानी कि वेडिंग फोटोशूट के लिए। एंड यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि शादी के बाद यहाँ पर वो लोग एक छोटे बेबी को इस वर्ल्ड में लाने वाले थे जो कि यहाँ पर पहले पॉसिबल नहीं था उनके फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। फिर बाद में यहाँ पर इस चीज़ को पढ़ते हुए जी को वापस से वो दिन याद आ जाता है बीच फोटोशूट वाला, जहाँ पर लिली ने उसी चीज़ के बारे में याद दिलाने की कोशिश की थी, बट जी को उन चीज़ों के बारे में ज़रा सा भी याद नहीं था। जहाँ पर लिली की ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बट जी के लिए इन चीज़ों का तो कुछ मायने नहीं रखता था। फिर बाद में यहाँ पर वो तुरंत लिली को कॉल लगाने लग जाता है, जहाँ पर वो कॉल पिक करती है तो वो बड़ा खुश हो जाता है, बट ये कॉल यहाँ पर लिली ने पिक नहीं किया हुआ होता है। असल में यहाँ पर लिली अपने क्लब में थी मेल मॉडल्स के साथ में, जहाँ पर डॉक्टर इसी स्पेशल प्लेस के बारे में बात कर रही होती है। यहाँ पर वो एक मेल मॉडल उसके हस्बैंड को कॉल को आता हुआ देख लेता है और गलती से वो कॉल पिक हो जाता है। लिली कहती है कि हस्बैंड का कॉल, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है, ज़रूर वो कोई स्कैमर का नंबर होगा, तुम उसे कट कर दो। इन सारी बातों को सुनकर यहाँ पर वो गुस्सा हो रहा होता है, जहाँ पर लिली उन मेल मॉडल्स की एप्स को फील कर रही थी। वो गुस्से में आकर बोलने लग जाता है कि आखिर तुम हो कहाँ पर। एंड वो डॉक्टर उस कॉल को उठाकर जी से साफ साफ कह रही थी कि हमें डिस्टर्ब करना बंद करो और वो उस कॉल को कट कर देती है। फिर बाद में यहाँ पर लिली उस क्लब से बाहर निकल रही होती है मेल मॉडल के साथ में। इतने में यहाँ पर जिया आ जाता है जो कि उस मेल मॉडल को मार नहीं रहा था। एंड यहाँ पर लिली उसी सीधा पंच मार देती है, कहते कि तुम होते कौन हो यहाँ पर मेरी लाइफ को डिस्टर्ब करने वाले। जी यहाँ पर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, जहाँ पर लिली उसे एक बार और थप्पड़ मार देती है, कहती कि लगता तुमने ड्रिंक किया हुआ है, अभी क्या अभी यहाँ से निकल जाओ। बट यहाँ पर जी उसकी बातों को मानने के लिए रेडी नहीं था, तो फिर लिली यहाँ पर उसे अपने बाइक से पिटने लग जाती है। जी कहते कि ठीक है, जितना मारना है मार लो, जितना गुस्सा निकालना निकाल लो, मैं यहाँ पर तुम्हें रोकने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। लिली बोलते कि तुम एक साइकोपैथ हो। जी बोलता है कि हाँ जो बोलना है बोलो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। एंड बाद में यहाँ से लिली उस मेल मॉडल के साथ जाने लग जाती है, जहाँ पर जी उसे वापस से रोकता है और इस बार तो वो उसे अपने कंधे पर उठाकर घर की ओर लेकर आने लगता है, जहाँ पर लिली बड़ी जोर जोर से चिल्ला रही होती है। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर घर आ जाता है, जहाँ पर मियाँ अपना मेकअप कर रही होती है और वो इन दोनों को ऐसे देखकर शॉक हो जाती है। जीजे कहती है कहीं तुमने ज़्यादा ड्रिंक तो नहीं कर लिया है। एंड यहाँ पर लिली की नज़र एक फ़ोटो पर चली जाती है, जहाँ पर वो उस फोटो को देखती रह जाती है, लेकिन उस फोटो को देखने पर भी उसकी मेमोरी कहाँ ही वापस आने वाली है। वो तो उल्टा ये सोचने लग जाती है कि आखिर मैं इस इंसान के साथ इस फोटो में क्या कर रही हूँ। दूसरी यहाँ पर मियाँ जो है लिली को लेक्चर दे रही होती है, यानी कि उसे समझा रही होती है कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी बड़ी बहन मानती हूँ और तुम्हारी शादी बहुत जल्दी यहाँ पर जी के साथ होने वाली है। यहाँ पर लिली के तो पूरे हाँ भाई बदल जाते, वो बोलते कि बड़ी बहन तुम कौन होती हो यहाँ पर मुझे बड़ी बहन बुलाने वाली, और ये हक बहन तुम्हें कब थी ज़रा मुझे बताना, और ये मेरा घर है, तुम यहाँ पर मेरे घर पे क्या कर रही हो। तुम्हें देख कर तो लग रहा है कि तुम कोई बीमार लड़की हो, या फिर क्या पता
तुम मेरी मेड तो नहीं हो जो कि बहुत साल पहले भाग चुकी थी यहाँ से। बाद में यहाँ पर मियाँ जी से कंप्लेंट करने लगती है। जी कहते हैं कि लिली जो बोलना तो मुझे बोल सकती हो, मियाँ को कुछ मत बोलो। एंड इतने में यहाँ पर लिली उसे अपना मुंह बंद करने के लिए बोलती है। कहते कि मैं तुम दोनों से किसी से भी कहूँ, आखिर तुम दोनों कौन हो तो यहाँ पर मेरे घर पे बिना मुझसे परमिशन लिए अंदर आने वाले। एंड बाद में यहाँ पर उसकी नज़र उस मेकअप पर चली जाती है जो कहते कि तुम कितनी गंदी लड़की हो, तुम यहाँ पर इतने मेरे महंगे महंगे प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रही हो, तुम्हें पता भी है कि इनका प्राइस कितना होगा, तुम अपनी पूरी लाइफ भी सेविंग्स कर लोगे ना तो इन प्रोडक्ट्स को खरीद नहीं पाओगी। एंड यहाँ पर वो मियाँ को मुंह तोड़ जवाब देती है। यहाँ पर मियाँ बोलने लग जाती है कि मुझे यहाँ पर जी ने कहा था ये सब कुछ यूज़ करने के लिए। लिली कहती कि जी ने कहा था, ढंग से बात करने आता नहीं है, बच्चों जैसी बात कर रही हो। एंड यहाँ पर जाकर वो उसके साथ झगड़ने लग जाती है। जी को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया, तुम मियाँ को लेकर इतनी ज़्यादा रूड पर्सन कैसे बन गई हो। फबाब ने यहाँ पर जी बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था जहाँ पर उसे उस लॉन्च एरिया से कॉल आ जाता है और वो लोग यहाँ पर उसे किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए बुलाने लग जाते एंड कहते कि हमें यहाँ पर आपको एक फुटेज को दिखाना होगा। जी कहता है कि पता है मुझे, आप लोग उस अपार्टमेंट का फुटेज बताने वाले हो जहाँ पर लिली ने जानबूझकर यहाँ पर मियाँ को मारा हुआ था। आखिर लिली इतनी ज़्यादा रूड कैसे हो सकती है, ये जानती हुई कि मियाँ के पास जीने के लिए ज़्यादा दिन नहीं बचे। वो स्टाफ वहाँ के बोलने लग जाते कि नहीं, कुछ बोलने से पहले आप यहाँ पर इस फुटेज को देख लीजिए। फिर बाद में यहाँ पर स्टार्टिंग टू एंड सारे की सारी सच्चाई से पता चल जाती है कि यहाँ पर मियाँ बस कैंसर पेशेंट होने का नाटक कर रही है ताकि यहाँ पर उसी के साथ शादी कर पाए, लाइफ टाइम उसके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर पाए। एंड यहाँ पर उस दिन लिली ने तो उसे कुछ किया भी नहीं था, उल्टा यहाँ पर मियाँ की वजह से लिली इतनी सारी चीज़ें सहन करती जा रही थी। फिर बाद में यहाँ पर जी को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, साथ साथ उसे बहुत गुस्सा आ रहा था मियाँ के ऊपर कि मियाँ की वजह से यहाँ पर मैंने लिली को क्या कुछ नहीं सहने के लिए कह दिया है। और वो तुरंत यहाँ से गुस्से में निकल जाता है। एंड यहाँ पर वो घर पर आ जाता है जहाँ पर वो डोर के बाहर से ही मियाँ को बात करते हुए सुन लेता है। एंड मियाँ अपनी फ्रेंड को कह रही होती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्दी यहाँ पर जी को सेड्यूस करूँगी, बस 2-3 टाइम्स और फिर देखना वो यहाँ पर लिली को किस तरीके से धक्के मार कर घर से बाहर निकाल लेगा और वो मुझे चूज़ करेगा। एंड गुस्से में यहाँ पर वो अंदर की ओर आ जाता है जहाँ पर मियाँ डरने लग जाती है कि कहीं जी ने यहाँ पर उसकी बातों को सुन तो नहीं लिया है ना। एंड यहाँ पर जी बाद में यहाँ पर जी जो है उसके मेडिसिन बॉक्स को लेने लग जाता है और तब यहाँ पर वो मेडिसिन को खोलकर सारा का सारा मेडिसिन ज़बरदस्ती उसे खिलाने लग जाता है। मियाँ कहते हैं कि तुम क्या पागल हो, ये मेरे कैंसर के मेडिसिन है, मैं एक साथ यहाँ पर इन्हें नहीं ले सकती हूँ। एंड बाद में यहाँ पर जी उसके हाथ को निकाल लेता है जहाँ पर उसके सुनहरे घने बाल यहाँ पर उसे दिखने लग जाते। मियाँ कहते कि मैं सारी चीज़ों का एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट यहाँ पर जी तुरंत उसे थप्पड़ मार देता है। ये कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सारी चीज़ें करने की, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कभी कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ पर मियाँ गुस्से में आ जाती है, वो कहते हैं कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा उस लिली के लिए, तुमने अपनी एक्स को थप्पड़ मारा जिसे तुम इतना ज़्यादा प्यार करते हो। एंड यहाँ तक कि वो सब गला तक दबाने लग जाता है। यहाँ पर वो सब बोलने लग जाता है कि मैं हर बार तुमसे कहता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हें लव नहीं करता हूँ, हमारा रिलेशनशिप पास में था, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए सब कुछ किया क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था क्योंकि तुम मरने वाली थी कैंसर की वजह से, लेकिन तुम इतना बड़ा झूठ बोली जाओगी मुझे पता नहीं था। एंड तुम्हारी वजह से लिली की क्या हालत हो चुकी है। मियाँ यहाँ पर बोलने लग जाती है कि तुम सिर्फ यहाँ पर मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम उसके साथ 7 साल से रहते आ रहे थे। तुम्हें यहाँ पर अपनी वाइफ पर ट्रस्ट होना चाहिए था, तुम्हें यहाँ पर अपनी वाइफ की बातों को मानना चाहिए था, बट उसके बदले यहाँ पर हर एक पहलू में तुमने मेरा साथ दिया है ना कि उसका। एंड यहाँ पर जी को हर एक वो टाइम याद आने लग जाता है जहाँ पर लिली ने उसे कहा भी था कि यहाँ पर एक वाइफ अपने हस्बैंड को किसी और वुमन के साथ शादी करते हुए नहीं दे सकती है। और तो यहाँ पर वो उसे वेडिंग डे वाली भी याद दिलाती है, उस दिन भी तुमने यहाँ पर लिली पर नहीं बल्कि मुझ पर भरोसा किया था, तो फिर तुम मुझे बताओ कि इसमें मेरी ज़्यादा गलती है या फिर तुम्हारी ज़्यादा गलती है। एंड बाद में यहाँ पर जी को धक्का मार देती है। फिर बाद में यहाँ पर जी भाग पड़ता है उसे माफ़ी मांगने के लिए और वो उसके बेडरूम में चला जाता है। एंड जैसे ही यहाँ पर लिली की नींद खुलती है वो यहाँ पर जी को देखकर डरने लग जाती है, कहते कि तुम क्या सच में चोर हो जहाँ पे मुझे बोल बोल कर चोरी करने के लिए आते हो। जी कहते कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हो चुकी है, मैं यहाँ पर रात भर नहीं सो पाया ताकि मैं यहाँ पर आकर तुमसे माफ़ी मांग पाऊँ और वो सारी की सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर पाऊँ। मुझे यहाँ पर मियाँ के बारे में सब कुछ पता चल गया कि आखिर मियाँ पीठ पीछे क्या कर रही थी। लिली यहाँ पर बोलने लग जाती है कि आखिर मियाँ कौन है और उसने ऐसे मेरे साथ क्या ही कर दिया जो तुम मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आए हो। जी यहाँ पर उसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज़
ऐसा मत बोलो, यहाँ पर तुम प्रिटेंड मत करो कि जैसे तुम मुझे जानती नहीं हो और तो और तुम्हें यहाँ पर कोई चीज़ याद ही ना हो हमारे बारे में। ऐसा तुम कर रही तो फिर मेरे हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, ऐसा लगे जैसे कोई मेरे हार्ट में नाइफ से मार रहा हो। लिली कहती है कि देखो मैं तुम्हें अभी भी बोल रही हूँ कि तुम कौन हो, वो मियाँ कौन है और हमारे बीच क्या रिलेशन है, मुझे कुछ भी नहीं पता है और मुझे कुछ याद भी नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि तुम उस वेडिंग वाले दिन पर मुझे न जाने की प्रपोज कर रहे थे। एक बार जाओ, जाकर हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाओ। कहीं तुम्हें यहाँ पर कोई बीमारी तो नहीं है ना जहाँ पर तुम अलग अलग लोगों में अलग अलग शक्ल देखते रह जाते हो। यहाँ पर जूसी कहता है कि ठीक है, एक काम करो, तुम मुझे यहाँ पर 1 मंथ तक पनिश कर देना। नहीं, तुम मुझे 1 ईयर तक पनिश कर देना, बस इतना तो तुम्हारे लिए काफ़ी होगा ना। लेकिन प्लीज़ ऐसा नाटक करना बंद करो। बाद में यहाँ पर वो उस एनवेलप को निकालने लग जाता है। ये कहते हो कि ये तो तुम्हें याद हो गई, तुमने यहाँ पर ये मुझे हमारे वेडिंग के 7 दिन पहले दिया था। ये कहते हो कि ये मेरा एक गिफ्ट है और बाद में यहाँ पर वो उसे खोलने लग जाता है एंड यहाँ पर जी को बहुत बड़ा गिफ्ट मिलता है, जिसे देखकर वो सरप्राइज और शॉक दोनों हो जाता है, जिसके अंदर रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट लिखा हुआ होता है। एंड यहाँ पर वो लिली को इसके बारे में पूछने लग जाता है। लिली कहती है कि देखो, ये एनवेलप मैंने तुम्हें कभी दिया ही नहीं है। उस वेडिंग वाले दिन को याद करो, वो डॉक्टर ने आकर तुम्हें इस एनवेलप को दिया था, तो फिर तुम जाकर उसे पूछ सकते हो। एंड बाद में यहाँ पर वो चला जाता है उस डॉक्टर के पास में उसे उस एनवेलप के बारे में पूछने के लिए। बाद में यहाँ पर वो उसे कह रही होती है कि इतने टाइम बाद लगता है तुम्हारी आंखें आज जाकर खुल रही है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे बेड बताने लग जाती है जहाँ पर लिली ने अपने इस थेरेपी को करवाया हुआ था। एंड यहाँ पर वो उसे हर एक चीज़ बताने लग जाती है। साथ साथ ये भी कि यहाँ पर लिली ने तुम्हें चांस देने की कितनी कोशिश क्यों ना की, लेकिन तुमने हर वो एक चांस को गवा दिया है, वो भी अपने हाथों से। तो फिर मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें तुम डिजर्व करते ही हो। यहाँ पर जी पूछने लग जाता है कि इसका एक बार फिर से ऑपरेशन हो सकता है, हम उसकी मेमोरी को मेडिसिन की मदद से वापस ला तो सकते हैं ना। यहाँ पर वो बताने लग जाती कि नहीं, ये हमारे एक्सपेरिमेंट का सबसे सक्सेसफुल हिस्सा है, जहाँ पर हम ये चीज़ बच्चों पर अक्सर यूज़ किया करते उनके पास ट्रॉमास को बाहर निकालने के लिए, ताकि यहाँ पर उनकी फ्यूचर की लाइफ खतरे में ना आ सके, उनका फ्यूचर ख़राब ना आ सके। और ये चीज़ यहाँ पर लेने की है तो फिर वो कुछ भी मेडिसिन ले ले, सर्जरी करवा दे या ऑपरेशन करा ले, वो वापस से अपनी मेमोरीज को वापस नहीं ला पाएगी। यहाँ पर जी बोलने लग जाता है, लेकिन क्या पता यहाँ पर लिली रिग्रेट कर रही हो। वो डॉक्टर बताते हैं कि वो क्यों ही रिग्रेट करेगी और कैसे रिग्रेट करेगी, उसे तो यहाँ पर कुछ याद भी नहीं है। और ही बात रिग्रेट करने की, तो मैंने उससे पहले भी कहा हुआ था कि 7 दिन पहले अगर वो आती तो वो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो सकती थी। यहाँ तक कि 3 घंटे पहले तक मैंने कंफर्म किया था, पर यहाँ पर लिली अपने डिसीजन पर फर्म थी और उसके डिसीजन को लेकर मैं भी बहुत खुश हूँ। जो उसे यहाँ पर जीन नील डाउन करते हुए उस डॉक्टर से बैक करने लग जाता है कि इस चीज़ का कुछ ना कुछ क्योर ढूंढने के लिए, बट यहाँ पर वो डॉक्टर कुछ भी करने से मना कर देती है। बाद में यहाँ पर लिली अपने कमरे से बाहर निकलती है तो वहाँ पर जी होता है जिसने उसके लिए खाना बनाया था। लिली उसे देखकर डर जाती है, कहती कि तुम लगता है यहाँ पर मेरे घर के नौकर रहोगे और तुम यहाँ पे मुझे उल्लू बनाने आए हो ना कि मैं तुम्हारे साथ प्यार में हूँ। आखिर कब तक तुम ये नाटक करोगे पैसे के लिए। जी बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर देखो मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, तुम प्लीज़ इसे यहाँ पर आकर खा लो। एंड जैसे यहाँ पर लिली बैठती है तो फिर यहाँ पर वो उसे फिश हेड फ्राई देने लग जाता है और कहता है कि देखो ये तुम्हारी फेवरेट डिश है। लिली बोलती है कि किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, आखिर फिश का हेड किसे ही पसंद होगा। यहाँ पर जी शौक हो जाता है और उसे पास की बात याद आती है जब यहाँ पर वो लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाया करते थे, और साथ साथ यहाँ पर वो उसे उस दिन के बारे में बताने भी लग जाता है कि तुम हमेशा से वही खाया करते थे और मुझे हमेशा मेन मीट दिया करती थी। लिली बोलती कि हाँ हो सकता है कि यहाँ पर मैं चाहती थी कि तुम हेल्दी चीज़ें खाओ, अच्छी चीज़ें खाओ, इस वजह से मैं उन चीज़ों से गुजारा कर लिया करती थी। बाद में यहाँ पर जी को बहुत रिग्रेट होता है कि लिली ने यहाँ पर उसे हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा है, बट उसने लिली को फॉर ग्रांटेड ले लिया। बाद में वो भागते हुए उस फोटो एल्बम को लेकर आ जाता है और लिली को बताने लग जाता है ताकि यहाँ पर लिली को कुछ ना कुछ तो याद आ जाए। एंड यहाँ पर वो उनके हर एक मोमेंट के बारे में बताने लग जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रगल तो लिली के नजर आ रहे थे जो कि उसने जी के लिए किए थे, वो भी इतने सालों तक। अचानक से यहाँ पर लिली का सर बहुत ज़्यादा दुखने लग जाता है। इतने में यहाँ पर जी को खुशी होती है कि यहाँ पर लिली को कुछ याद आ गया होगा, पर लिली यहाँ पर कहने लग जाती है कि मेरा सर यहाँ पर इस बेचारी की स्टोरी को सुनते सुनते दुख रहा है कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुम्हारे साथ थी भी क्यों। मैं अगर पहले पता होता कि तुम ऐसे हो तो मैं तो तुम्हें कब का छोड़ देती। बाद में यहाँ पर वो उसे वेडिंग वाले फोटो को दिखाते हुए कहती है, यानी कि सर्टिफिकेट वाली चीज़ को, कि इस दिन तुम आए भी थे क्या, तुमने मुझे कहा कि तुम उस दिन नहीं पहुँच पाए थे इमरजेंसी की वजह से। तो तुम खुद ही सोचो, वो इंसान जो कि यहाँ पर सर्टिफिकेट लेने नहीं आ सकता है तो लड़की उसके साथ लाइफ स्पेंड क्यों ही करेगी। अगर वो अपनी सर्टिफिकेट को लेकर सीरियस नहीं है तो अपनी वाइफ और उसकी लाइफ को लेकर कैसे सीरियस हो सकता है। बाद में यहाँ से वो जाने लग जाती है, जहाँ पर जी उसे रोकने लग जाता है और कहता है कि ठीक है तुम्हें कुछ याद नहीं है, तुम वापस से शुरुआत कर सकते, मैं यहाँ पर एक बेटर पर्सन करके दिखाऊंगा। लिली यहाँ पर बोलने लग जाती है,
कि एक बार तुम खुद अपने दिमाग पर जोर डालो। अगर यहाँ पर मेरे बदले मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया होता तो क्या तुम वापस मुझे एक मौका देते, या फिर समझो कि तुम्हारी कोई बहन होती उसके साथ ये सब कुछ हुआ होता तो फिर क्या तुम अपनी बहन को उस इंसान के पास वापस भेजते? और सर मुझे एक बात बताना, ये सब कुछ होने के बाद क्या एक बार भी तुमने मुझे कंपेंसेट किया है इस चीज़ को लेकर? यहाँ पर जी को उन चीज़ों में से सारी चीज़ें याद होती है कि उसे कंपेंसेशन के बदले लिली को सिर्फ दर्द दिए है। जी बाप यहाँ पर सॉरी बोलने लग जाता है। लिली बोलती कि सॉरी का मैं क्या करूँ, मैं तो यहाँ पर तुम्हें अच्छे से जानती भी नहीं हूँ, और ये सब कुछ यहाँ पर जाने के बाद अब मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पर एक बार और शुरुआत करना भी चाहूँ तो तुम्हारे साथ नहीं कर सकती हूँ, और ऐसे भी मुझे यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। एंड बाद में यहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर ये सोचने पड़ जाता है कि आखिर वो क्या करे। एंड यहाँ पर वो सोच लेता है कि हाँ, मैंने जितनी भी गलतियाँ की है मैं इन सभी मिस्टेक्स को एक प्रॉपर सोल्यूशन में बाहर निकालूंगा और वो सारी चीज़ों को अच्छे से करूँगा रिपीट में, ताकि यहाँ पर लिली मुझसे इम्प्रेस हो जाए और वो मुझे एक बार फिर से मौका देते हम दोनों की एक बार रिलेशनशिप को शुरुआत करने की। एंड यहाँ पर वो सबसे पहले चला जाता है उस वेडिंग ड्रेस को लेने के लिए, एंड साथ साथ वो उसे लिली के साइज़ के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करने के लिए बोल देता है। वो लोग यहाँ पर उसे कहते हैं कि उस दिन आपकी एक्स वाइफ ने आपसे कहा था कि ये ड्रेस उनके साइज़ के अकॉर्डिंग बनाई गई है, तो इसमें अगर कोई भी कस्टमाइजेशन हुआ तो फिर वो इस ड्रेस को वापस नहीं पहन पाएगी। लेकिन आप ही ने हमें इस ड्रेस को मिया के साइज़ को बनाने के लिए कहा था, जिसके बाद हम इस ड्रेस को और कस्टमाइज़ नहीं करवा सकते। हाँ, लेकिन मिया मैडम इस ड्रेस को ज़रूर पहन सकती है। यहाँ पर जी को वो दिन याद आने लग जाता है जहाँ पर उसने अपने हाथों से इस ड्रेस को काट दिया था। फिर बाद में यहाँ पर वो उनसे रिक्वेस्ट करता है, तो फिर क्या प्लीज़ मेरे लिए डुप्लीकेट डिट्टो सेम टू सेम ऐसा ड्रेस तुम लोग डिज़ाइन करवा सकते हो? वो लोग कहते कि नहीं, हम यहाँ पर बस एक नॉर्मल स्टाफ है, अगर हम चाहे भी तो यहाँ पर सेम टू सेम डिज़ाइन नहीं बना सकते। 50% बना सके, लेकिन 100% एक्यूरेट होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ड्रेस यहाँ पर हाथों से बनाया गया है, और हाथों से आजकल कौन ही काम करता है। हाथों से काम करने में कितना टाइम लग जाता है ये तो आपको पता ही होगा। आपको जाकर दूसरे डिज़ाइनर से पूछना चाहिए। एंड यहाँ पर जी हर एक डिज़ाइनर शॉप में चला जाता है ताकि यहाँ पर वो सेम ड्रेस उनसे बनवा पाए, लेकिन कोई भी लोग यहाँ पर हैंड वर्क करने के लिए मना ही कर देते हैं। बाद में यहाँ पर फाइनली एक आखिरी शोरूम बचता है जहाँ पर वो इंसान उसे उदास देखकर बहुत ज़्यादा उदास होता है। कहता है कि ठीक है, मैं 100% ट्राई करूँगी, एटलीस्ट 99% ये सेम निकले, और मैं डिट्टो नहीं बनाने वाला हूँ, बल्कि मैं इसी कपड़े को नॉर्मली सिल दूंगा तो फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। इसी यहाँ पर उसे मुँह माँ की रकम देने के लिए रेडी हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो ड्रेस लेकर सीधा लिली के पास चला जाता है कशी कशी। लिली यहाँ पर बोलने लग जाती है कि ये तो मेरी मॉम की ड्रेस है, लेकिन ये बिगड़ी हुई क्यों लग रही है? जी कहता है कि हाँ, ये बिगड़ गई थी, देखो मैंने इसलिए तुम्हारे लिए ठीक करवा कर लाया हूँ। लिली यहाँ पर बोलने लग जाती है, लेकिन मेरी मॉम ने तो इस ड्रेस को मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग बनाया था, तो फिर ये ड्रेस बिगड़ कैसे सकती है? अनटिल एंड अनलेस तुमने इस ड्रेस के सामने कुछ छेड़खानी ना की हो। एंड यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है। जी कहता है कि हाँ, मैंने इस ड्रेस के साथ में छेड़खानी की थी, मुझे वो दिन भी याद है, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी गलतियों को सुधारने के लिए आया हूँ, एक बार और एक चांस लेने के लिए आया हूँ, ताकि हम वापस से अपनी शुरुआत कर सके। लिली कहते हैं कि देखो यार, मैं दिमाग ख़राब करना बंद करो, तुम्हारी वजह से बार बार मेरे सर में पेन होते जाता है और मुझे कुछ याद नहीं आता। मैं अपना लगेज पैक कर कर यहाँ पर इस घर से जा रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे ढूंढते हुए मेरे दूसरे घर तक मत आ जाना। यहाँ रहना है तो रहो, खाना तो खाओ पियो, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो। और रेंट, हाँ, टाइम टू टाइम रेंट पे करते रहना, क्योंकि क्या है ना, तुम्हें रिश्तेदार थोड़ी ना हो जो मैं यहाँ पर तुम्हें मुफ्त में रहने दूंगी। बाद में यहाँ पर जीव से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ जाने से पहले मैं यहाँ पर तुम्हें एक जगह लेकर जाना चाहता हूँ, क्या पता वहाँ जाकर तुम अपना माइंड को चेंज कर लो तो। एंड यहाँ पर वो उसे बीच लेकर आ जाता है और उसे वो टाइम याद दिलाने लग जाता है जहाँ पर लिली को उसके साथ में बीच पर वेडिंग का अपना फोटो शूट करना था। लिली बोलते कि ये लोकेशन तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो फिर वो फोटोज़ कहाँ पर है? मुझे फ़ोटो एल्बम में तुमने यहाँ की फ़ोटो से बताई नहीं है। बाद में यहाँ पर जी को उस दिन की याद आ जाने लग जाती है, और यहाँ पर वो सोच पड़ जाता है कि आखिर वो लिली को इस चीज़ के बारे में कैसे बताएगा। बट फिर भी यहाँ पर वो उसे सारी की सारी सच्चाई बताने लग जाता है। लिली यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहते कि तुमने सचमुच ऐसा किया, या फिर तुम यहाँ पर मुझे एक ड्रामे की स्टोरी को बता रहे हो? क्योंकि ये सब कुछ सुनने के बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट इतना खो दिया था कि मैं तुम्हारे साथ रह रही थी। जी यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने लग जाता है। लिली कहती कि चलो अच्छा है, अगर सचमुच ये सब हुआ होगा तो अच्छी बात है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि अगर मुझे याद होता तो फिर न जाने मेरी लाइफ का क्या ही होता। फिर बाद में यहाँ से वो जाने लग जाती है, और तो यहाँ पर जी उसे रोकना चाहता है, बट वो रुकती ही नहीं है। दूसरे यहाँ पर वो चला जाता है अपनी वेडिंग लोकेशन पर, वो वापस से पूरा का पूरा ऑडिटोरियम बुक करने के लिए। बट यहाँ पर वो स्टाफ हाउस को बताने लग जाती है कि आपकी शादी तो रिसेंटली हुई थी, और आपको याद तो हो गए कि हमारे यहाँ पर बुकिंग करने के लिए आपको ऑलरेडी रिजर्वेशन करनी पड़ती है, जिसके लोग सालों पहले से ही बुकिंग करके रख देते। बाद में यहाँ पर वो उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है, ये कहते कि तुम जितने पैसे मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूँगा।
वो साफ कहती है कि आपको जितने पैसे देने आप दे दीजिए, लेकिन उन पैसों का क्या ही करूँगी जब हमारे पास कोई एक्स्ट्रा रूम ही ना हो। ऑलरेडी सभी लोगों ने अपनी बुकिंग 1-2 साल पहले से करके रख दी है, और अगर हम उनकी बुकिंग को कैंसिल करेंगे तो हमारे अगेंस्ट लॉ हो सकता है और केस भी। फिर बाद में यहाँ पर वो आखिरी स्लॉट वाले लोगों के बारे में बताने लग जाती है जो कि वहाँ से बस जा ही रहे होते। तो वो जाकर यहाँ पर उन्हें रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि वो आखिरी स्लॉट वो लोग सी को दे दे। वो लड़की बोलते कि तुम के तरह से पागल हो, इस चीज़ के लिए यहाँ पर मैं और मेरा हस्बैंड सालों से रुकता है और इतना जल्दी यहाँ पर हम ये चीज़ तुम्हें दे दे। बाद में यहाँ पर वो उन लोगों को 3 मिलियन देने लग जाता है। साथ साथ यहाँ पर वो डॉक्टर भी होती है जहाँ पर वो ये सब करते हुए देख रही थी। वो लोग यहाँ पर ये 3 मिलियन लेने के लिए एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे थे। वो कहते कि पैसे से ज़्यादा हमारी लाइफ इंपॉर्टेंट है, हमारा लव इंपॉर्टेंट है। बाद में यहाँ पर वो नील डाउन करता है और उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में समझाने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग और वो लड़की बेचारी मान जाती है, ये सोचते कि इस बेचारी की लाइफ में कुछ ज़्यादा दुख और दर्द है, तो फिर हम उसकी इतनी हेल्प तो कर सकते हैं और हम हमारी वेडिंग दूसरे हॉल में कर लेंगे। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उसे अपना वाला हॉल देने के लिए रेडी हो जाते, जिसके बाद में यहाँ पर उस डॉक्टर फ्रेंड से रिक्वेस्ट करने लग जाता है लिली को वहाँ पर लेकर आने के लिए। वो फ्रेंड यहाँ पर मना कर देती है, कहती कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसे एक बार फिर से यहाँ पर उस दलदले में जाने नहीं दे सकती हूँ। जी कहता है कि देखो उसकी मेमोरी ऐसे भी वापस नहीं आने वाली है, मैं बस यहाँ पर अपनी चीज़ों को फुलफिल करना चाहता हूँ ताकि यहाँ पर एक भी रिग्रेट ना बचे। तो तुम इतना तो कर ही सकती हो, और मियाँ ने ये सब कुछ जानबूझ के किया था, मुझे तो इन सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं था। फिर बाद में यहाँ पर डॉक्टर फ्रेंड लिली को ले चली जाती है अपनी मॉम की वेडिंग ड्रेस को ट्राई करवाने के लिए, और तो यहाँ पर वो एक हॉल के अंदर भी भेज देती है जहाँ पर लिली जी को देखती है एंड जी यहाँ पर एज अ ग्रूम आया हुआ था सारे के सारे प्रिपरेशंस के साथ में। बाद में यहाँ पर जी उसे वो टाइम के बारे में याद आने लग जाता है जहाँ पर वो लोग एक साथ में क्या कुछ नहीं क्या करते थे। लिली कहती कि हाँ मैं उन दोनों को कैसे भूल सकती हूँ। एंड जी को समझ आ जाता है कि लिली को सब कुछ याद आ गया है, तो फिर वो बहुत खुश हो जाता है। लिली उसे यहाँ पर बताने लग जाती है कि मैंने अपनी मेमोरी को कभी लूज किया ही नहीं था, मैंने भले ही यहाँ पर वो सर्जरी क्यों ना करवाई थी, पर 3 घंटे पहले मैंने अपने डिसीजन को बदल लिया था क्योंकि यहाँ पर मुझे अपने आप पर डाउट हो रहा था। जी खुश हो जाता है, कहते कि देखा तुम अभी भी मुझसे उतना ही लव करती हो। लिली कहते कि मैं अपने लव को लेकर डाउट नहीं कर रही थी, मैं यहाँ पर अपने आप पर डाउट कर रही थी कि अगर मेरी मेमोरी एक बार चली गई और तुमने मुझे बेवकूफ़ बना दिया तो, और अगर क्या पता तुम अपने ट्रिक्स को यूज़ करके मुझे वापस से अपने प्यार में डाल दो, तो फिर मेरे लिए तो ये सारी चीज़ें एक बार फिर से डिफ़िकल्ट बन जाएगी ना। तो फिर मैं चाहती थी कि मैं इन सारे पेनफुल मोमेंट्स को याद रखूं और इन्हीं के साथ आगे बढ़ूं और अपने आप को एंकरेज करूं। जहाँ पर वो जी के वहीं पर छोड़ते हुए वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर जी को समझ आ जाता है कि लिली अब उसके पास वापस से नहीं आने वाली है। फिर हम यहाँ पर जी को देखते जो कि अपनी ये वाली थेरेपी करवाने के लिए गया हुआ होता है ताकि यहाँ पर वो लिली के उस पास को भूल पाए और तरह अपने गम को मिटा पाए, क्योंकि दिन ब दिन उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। एंड बाद में हम यहाँ पर सीधा 6 इयर्स के बाद का सीन देखते जहाँ पर हम जी को देखते जो कि बहुत वियर्ड दिख रहा था, ऐसा लगता कि जैसे वो पूरा दिन ड्रिंक ही करता। एंड साथ साथ हम यहाँ पर लिली को देखते जहाँ पर वो अपनी हैप्पी छोटी सी फैमिली में थी, अपने हस्बैंड और अपनी 5 साल की बेटी के साथ में। एंड वहाँ से वो जा रही थी जहाँ पर उसकी नज़र पड़ जाती है उस बेगर पर, यानी कि जी पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो जी को पहचान नहीं पा रही थी। इतने में यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जी अभी तक लिली को भुला नहीं पाया है। वो यहाँ पर उस थेरेपिस्ट के पास करीबन 3 बार जा चुका है, लेकिन 3 बार जाने के बाद भी वो उस मेमोरी को भुला नहीं पाया। एंड यहाँ पर उसे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि ये थेरेपी अक्सर यहाँ पर बच्चों पर ट्रॉमा को भूलने के लिए यूज़ की जाती है। एंड बच्चों के ब्रेन बहुत वीक होते हैं और एडल्ट के बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड तुम्हारी मेमोरीज को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर तुम्हारा खुद का ब्रेन नहीं चाहता कि तुम उन मेमोरीज को इरेज कर पाओ, तो वह ये थेरेपी तुम कितनी भी बार ले लो वो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। इतने में वहाँ से लिली चली जाती है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि आखिर वो इंसान कौन है। एंड यहाँ पर जी के साथ लिली रहती है, लेकिन उसके साथ नहीं बल्कि उसकी मेमोरी में, जहाँ पर हैप्पी मोमेंट्स थे और सैड मोमेंट्स थे। एंड इसी के साथ यहाँ पर जी का बहुत ही बुरा एंडिंग होता है, लेकिन यहाँ पर लिली की लाइफ बहुत ही अच्छे से जारी होती है, जहाँ पर उसकी लाइफ की शुरुआत हर एक दिन नई शुरुआत से होती है उसकी फैमिली के साथ में। और इसी के साथ ही ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है, जहाँ पर लिली को जो चाहिए था वो उसे मिल जाता है, जो कि वो डिजर्व भी करती है। और यहाँ पर जी को उसके कर्मों का फल मिलता है।